पिता से ही सुख संपदा, माँ से है संसार। जिस घर में ये ना रहे वो घर है बेकार। आज विकास पूरे एक हफ्ते बाद अपने घर लौटकर आया था और अपनी माँ के लिए बनारसी साड़ी खरीद लाया था, क्योंकि माँ की बहुत इच्छा थी कि वह बनारसी साड़ी पहने। अब बेटे ने अपनी माँ की इच्छा अनुसार साड़ी खरीद ली थी। अब घर में कदम रखते ही वह माँ माँ कहकर पुकारने लगता है। माँ कहाँ हो? देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। घर में एकदम सन्नाटा था। कुछ समय बाद उसका जी घबराने लगता है। उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। माँ माँ कहते हुए उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। माँ का कोई पता नहीं चल रहा था। अब घबराहट में वह जल्दी से पूरे कमरे में देखता है। पूरे घर में माँ कहीं नहीं दिखती, लेकिन एक कमरा बाहर से बंद था। अब वह देखकर विकास काफी घबरा जाता है। उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वह कमरे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है। कमरे को खोलते समय उसके हाथ भी कांप रहे थे। जल्दी से दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। कमरे में एक कोने में उसकी बूढ़ी माँ डर के मारे चिपकी हुई है, दुबकी हुई है। और जैसे ही विकास अपनी माँ को छूता है तो उसकी माँ चिल्लाने लगती है, नहीं बहू, मुझे मत मारो। बहू, मैंने कुछ नहीं किया। बहू, मेरी कोई गलती नहीं है। अब इस प्रकार से उसकी माँ चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है, मारे डर के कांप रही थी। अपने माँ की हालत देखकर, मैं विकास हूँ, आपका बेटा। माँ, आप देखिए ना मेरी तरफ, देखिए, मैं आपका बेटा हूँ। अपने बेटे का स्पर्श पाकर विमला जी शांत हो जाती है और अपने बेटे को पकड़कर रोने लगती है, मानो कितने दिनों बाद उनका बेटा उन्हें मिला है और उस बेटे को अपनी माँ मिली है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, मेरी माँ के साथ किसने ऐसा किया? माँ की ये हालत कैसे हुई? अब जल्दी से अपनी माँ को पकड़कर कमरे से बाहर लाता है। उन्हें बिस्तर पर बिठाने के बाद देखा कि माँ के पूरे शरीर पर ताजे ताजे चोट के निशान थे। इतनी गहरी थी कि चमड़ी तक काली पड़ गई थी। उनके बाल बिखरे हुए थे। साड़ी फट गई थी। विकास नौकर से कहता है, श्याम, जल्दी से माँ के लिए कुछ खाना बना। श्याम जल्दी से खाना बनाकर लाता है। अब विकास अपनी माँ को नहलाकर अच्छे से खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद उन्हें दवाइयाँ देता है और बिस्तर पर बैठकर अपनी माँ के सिर को अपने गोद में रखकर लेट जाता है और सहलाने लगता है। बहुत सारी चिंता में डूब जाता है। अपने बेटे का स्पर्श पाकर उसका प्रेम भी उसे माँ को शांति प्रदान करता है। माँ अब सो चुकी थी। जिनका शरीर अब तक कांप रहा था, बेटे को राहत मिली कि चलो माँ कम से कम सो गई। अब माँ को सुलाने के बाद विकास रूम से बाहर आता है। तभी दूसरे रूम से उसका छोटा सा बेटा बाहर निकलता है और अपने पापा को सामने देखकर उनके गले लग जाता है, अपने पापा से चिपक जाता है। विकास ने पूछा, क्या हुआ बेटे? दादी को किसने मारा और तुम रो क्यों रहे हो? कुछ देर तो वह बच्चा कुछ नहीं बोला, लेकिन विकास के बहुत प्यार से पूछने पर उस बच्चे ने सारी बातें बताई। सारी बातें सुनने के बाद विकास के तन बदन में जैसे आग लग जाती है। वह कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। वह तो जानता था कि उसकी पत्नी उसकी माँ को पसंद नहीं करती है, उन्हें देखना नहीं चाहती, लेकिन उसकी पत्नी इतनी हद तक गिर जाएगी यह उसने कभी नहीं सोचा था। अपने सामने अपने पिता की लगी तस्वीर को देखकर रोने लगता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, पिताजी, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मेरी दुनिया ही उजड़ गई। इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैंने आपको वादा किया था कि मैं माँ का ख्याल रखूंगा, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा, हर पल उनके साथ रहूंगा। लेकिन पिताजी, मैं अपने वचनों पर खरा नहीं उतरा। मुझे क्षमा कर दीजिए।
मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मेरी माँ की यह हालत मेरी वजह से हुई है। विकास के पिता रमेश जी एक कार्यालय में प्राइवेट नौकरी करते थे। उनके 2 बच्चे थे, विकास और रूबी। और विमला जी उनकी पत्नी बहुत ही सीधे स्वभाव की और अच्छी थी। हर सुख दुख में वह अपने पति का साथ दिया करती थी। प्राइवेट नौकरी होने के बावजूद वह अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाते लिखाते थे और बड़ा किया। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। विमला जी बड़े ही जतन से अपने पूरे परिवार को संभाले हुए थी। अपने पति से लेकर बच्चों तक का ख्याल रखती थी। जब दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होते हैं तो विकास को अच्छी नौकरी मिल जाती है। बेटी भी शादी के लायक हो गई थी। अब रमेश जी ने अपनी बेटी रूबी की शादी एक अच्छे खानदान में कर दी और इसी तरह विकास की भी शादी एक सुंदर सी लड़की से कर दी। अब उनकी बहू आ चुकी थी। बेटा भी सरकारी नौकरी वाला था। सब कुछ ठीक ठाक था। वे सोच रहे थे कि अब उनका जीवन अच्छे से गुजरेगा। विकास की नौकरी लगने के बाद विकास अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है और माँ बाप गांव में ही रहते हैं। कुछ समय बाद विकास को अपने माता पिता की याद आने लगती है। उसने सोचा, मैं शहर में तो रह रहा हूँ, अपने माता पिता को भी शहर में बुला लाता हूँ। गांव में बेचारे कब तक अकेले रहेंगे। अपने माता पिता को शहर बुला लिया, लेकिन उसकी पत्नी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उसके सास ससुर उसके घर आए। वह तो हमेशा उन्हें देखकर जलती थी। कहती थी, गांव गंवार के लोग मुझे नहीं पसंद। इनका रहने का तरीका, खाने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इन्हें गांव में ही क्यों नहीं छोड़ देते। लेकिन विकास ने कहा, यह मेरे माँ बाप हैं, मेरे साथ रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक मैं इनकी सेवा करूँगा। विकास की पत्नी आरती अपने सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब जब विकास घर पर रहता था तो उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी। माँ जी यह खा लीजिए, पिताजी वह ले लीजिए। माँ जी आपको क्या खाने का मन है कहिए, मैं बना देती हूँ या फिर नौकर से कहकर बनवा देती हूँ। इस तरह करती रहती थी। और जैसे ही उसका पति विकास अपने काम पर चला जाता था, वैसे ही उसका असली रंग सामने आ जाता था। तुरंत अपने सास ससुर को प्रताड़ित करने लगती थी। दिन भर तानों की बौछार किया करती थी। खाने के नाम पर दाल और रोटी, सब्जी का तो कोई पता नहीं। बेचारा नौकर चोरी छुपे सब्जी वगैरह दे दिया करता था तो उसे भी डांट पड़ती। अब ना चाहते हुए भी दोनों पति पत्नी को वही सब कुछ खाना पड़ता था। वे जानते थे कि उनका बेटा बहुत अच्छा है, वह लायक है, लेकिन अपने बेटे को बहू के बारे में भी कुछ नहीं कहते थे ताकि घर में झगड़ा ना हो। अब इसी तरह वे लोग चुपचाप सब सहते रहते थे। बेटा भी अपने काम से वापस आता तो देखा माता पिता के मुंह मुरझाए हुए हैं। पूछता, पिताजी क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है? तब रमेश जी कुछ नहीं बताते। वे कुछ नहीं कहते, चुप रहते। तो विकास को यही समझ में आता कि हो सकता है गांव से शहर आने की वजह से शहर का माहौल पिताजी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, माँ को भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए वे थोड़े उदास रहते हैं। अब धीरे धीरे बहू आरती उनसे घर का काम करवाने लगी। बाबूजी जरा पर्दा लगा दीजिए, माँ जी सब्जी काट दीजिए, माँ जी मुझे शॉपिंग पर जाना है, जरा खाना बना कर रखिएगा। इस तरह काम वह करवाने लगती है। रमेश जी और विमला जी को सुबह के नाश्ते में दलिया देती थी और दोपहर को दाल रोटी। इतने में ही शाम होते होते उन लोगों को भूख लग जाती थी। नौकर के होते हुए भी आरती अपने सास ससुर से घर का सारा काम करवाती रहती थी। नौकर कहता, बाबूजी मत करिए, मैं कर देता हूँ।
लेकिन रमेश जी अपनी बहू की डर की वजह से अपने नौकर को काम नहीं देते और खुद ही करते थे। एक दिन रमेश जी टेबल पर बैठकर अपना दलिया खा रहे थे। तब विमला जी ने कहा, रोज रोज आप यह दलिया कैसे खा लेते हैं आप? रमेश जी बोले, क्या करूं, खाना ही पड़ता है। मेरा भी मन करता है कुछ मसालेदार और चटक खाने खाऊं, लेकिन बहू है कि दिन रात दाल रोटी नाक में दम कर रखा है। विमला जी ने कहा, मुझे तो यह नहीं खाया जाता। सुबह का दलिया, दोपहर में दाल रोटी और शाम होते होते मुझे भूख लग जाती है। तभी विमला जी ने नौकर से कहा, हमारे लिए थोड़े पोहे बना देना, मेरा मन पोहे खाने का कर रहा है। नौकर चोरी छुपे जल्दी से पोहे बना देता है और माँ बाबूजी को परोस देता है। माँ बाबूजी पोहे खाते हैं। अब कुछ ही देर बाद आरती घर में आई और घर में पोहे की सुगंध से उसने नौकर से पूछा, तुमने कुछ बनाया है? नौकर ने कहा, जी दीदी, मैंने पोहे बनाए थे। आरती ने गुस्से में कहा, तुमने बिना पूछे कुछ बनाया है? अगर आज के बाद तुमने अपनी मर्जी से कुछ भी बनाया तो अपना बिस्तर बांध कर तैयार रखना इस घर से बाहर जाने के लिए। मेरे पूछे बिना इस घर में कुछ नहीं बनेगा। इन लोगों को जो खाना दे रही हूँ वही खाना होगा, नहीं तो चुपचाप अपने गांव चले जाओ। यह सुनकर विमला जी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहती है, बहू तुम कितनी बदतमीजी से बात करती हो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है और ऊपर से हमारे बेटे की कमाई हमें खाने नहीं देती। उसके सामने तो नाटक करती रहती हो, माँ जी बाबूजी, लेकिन जब वह चला जाता है तो हमें उल्हाने देने लगती हो। घर का सारा काम करवाती हो और खाने में सिर्फ दलिया और दाल रोटी ही देती हो। कम से कम अचार तो दे दिया करती, लेकिन अचार को भी बंद करके फ्रिज में रख दिया है और फ्रिज को ताला लगा दिया है। किचन में भी घुसने नहीं देती। यह तो शुक्र मानो कि मैं अपने बेटे को कोई भी बात नहीं बताती। अगर मैंने उसे बता दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। आरती भड़क उठती है और कहती है, आप लोगों की जबान ज़्यादा चल रही है तो जल्दी से मेरे घर से निकलिए, अभी के अभी, और मेरा पिंड छोड़िए। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग इस घर से चले जाइए। जीना हराम कर रखा है आप लोगों ने। गांव के गंवार लोग, आप लोगों का रहने का और खाने का स्टाइल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि मुझे आप लोग भी नहीं पसंद है। यह जान कहाँ से मेरे सिर पर आकर बैठ गए हैं। बिना रुकते हुए आरती अपने सास ससुर को और क्या क्या सुनाती है। बहू की बदतमीजियों को देखते हुए रमेश जी का दिल चूर चूर हो जाता है। वह बौखला उठते हैं और बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वह कहते हैं, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। जब शाम को विकास घर आता है तो रमेश जी ने कहा, बेटा हम लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, यहाँ पर हम नहीं रहेंगे। विकास ने पूछा, पिताजी क्या दिक्कत है आपको? सब कुछ तो ठीक है, यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? रहिए ना, वैसे भी आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रमेश जी ने कहा, बेटा अच्छा लगने वाली बात नहीं है। हमें इस शहर का हवा पानी पसंद नहीं, हम तो गांव में ही ठीक है। रमेश जी अपने बेटे को असली बात नहीं बताते। सोचते हैं कि घर में झगड़ा होगा, इसीलिए बिना कुछ कहे बात को इधर उधर कर देते हैं। अब माँ और बाबूजी ने देखा कि आरती के साथ रहना उनकी सेहत और मनोबल के लिए ठीक नहीं है और धीरे धीरे वह सब वापस अपने गांव लौटने का फैसला कर लेते हैं। माँ बाबूजी की जिद के आगे विकास को झुकना पड़ा और वहीं पर एक नौकरानी को उनकी सेवा के लिए लगा दिया और हर महीने अपनी पत्नी से चुप चुप कर पैसा भेजता। गांव में रमेश जी
और विमला जी खुशी खुशी रहने लगे थे। कुछ ही समय के बाद उनका स्वास्थ्य भी सुधरने लगता है। जो काम वाली नौकरानी थी वह भी बहुत अच्छी थी, उनका पूरे तन मन से ख्याल रखती थी। तब रमेश जी उसे कहते थे, बेटा तुम्हें पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत हो तो मांग लेना, तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो हमसे बिना हिचकिचाए कहना। इसी तरीके से दोनों पति पत्नी का जीवन गांव में गुजर रहा था। जिंदगी अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। कुछ समय बाद एक दिन अचानक रमेश जी को हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वह भारी दुनिया में विमला जी को अकेला छोड़कर जा चुके थे। विमला जी तो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। एक दिन विकास अपनी माँ के पास आता है उनसे मिलने के लिए, तो देखता है माँ अकेली चारपाई पर पड़ी है। अपनी माँ की यह हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा, माँ अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे साथ चलो, यह अकेलापन अच्छा नहीं है। माँ तेरे बेटे के रहते हुए तू अकेली रहेगी, मेरे साथ चलो। विकास पूरी तरह से जिद पर अड़ जाता है और अपनी माँ को लेकर शहर चला जाता है। अब शहर जाने के बाद विकास अपनी माँ की पूरी तरह से देखभाल करने लगता है। उसे यह पता था कि उसकी पत्नी को उसकी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन एक दिन विकास को किसी जरूरी काम से ऑफिस के काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ता है। उसका मन तो नहीं था, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं पैसे मांग लूँगी। एक दिन नौकरानी विमला जी से कहती है, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब विमला जी के पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास उनके गहने थे, जो उन्होंने सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे गहने हैं जो मेरी शादी के वक्त ससुर ने मुझे दिए थे। विमला जी तुरंत अपने कमरे में जाती है और पेटी से गहने निकाल कर लाती है और अपनी नौकरानी को दे देती है। अब नौकरानी उन गहनों को लेकर अपने घर चली जाती है। अब जब आरती को पता चलता है कि उसकी सासू ने गहने नौकरानी को दे दिए, तो वह गुस्से में लाल पीली हो जाती है और बगल में रखी हुई छड़ी को उठाकर उनके सिर पर दनादन एक एक वार करने लगती है। बालों को खींच खींच कर मारती है। आरती चाहती थी कि वह गहने उसे मिले, लेकिन नौकरानी को क्यों दे दिए। इसी कारण वह अपनी सास को बहुत मारती है और मारकर एक कमरे में बंद कर देती है। विकास अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठकर रो रहा था। तब तक उसकी पत्नी की आवाज आती है और कहती है, बुढ़िया तू अभी तक रोई जा रही है, तेरी सिसकियां अभी तक बंद नहीं हुई। यह आवाज सुनकर विकास कमरे के बाहर आता है। अब आरती ने अपने पति को अपने सामने देख लिया तो उसकी हवाइयां उड़ जाती है। उसने इतना कुछ कह दिया और उसके पति ने सुन लिया। अब विकास बिना रुके थप्पड़ों की बौछार अपनी पत्नी पर कर देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को छूने की। मेरे ना रहने भर में तुम मेरी माँ के साथ ऐसा करती थी। विकास के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। लगातार थप्पड़ों की बारिश हो रही थी। अपनी पत्नी के हाथों को पकड़कर वह उसे घर से बाहर निकालने लगता है। जिसने मेरी माँ के ऊपर इतना अत्याचार किया, उसे इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरती चिल्लाने लगती है, माँ जी मुझे रख लीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। तब विकास ने कहा, जब तुमने एक माँ से उसके बेटे को अलग किया था और गांव में रहने के लिए मजबूर कर दिया था, तब तुम्हारी ममता कहाँ गई थी? तब तुम्हें यह नहीं याद आया कि एक माँ और एक बेटा
एक दूसरे के बिना कैसे रह सकते हैं। अब तुम्हारी भी यही सजा है। तुम भी जीवन भर अपने बेटे के बिना अकेली रहोगी। विकास अपने बेटे और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और उधर आरती दर दर की ठोकरें खाने लगती है। अब विकास ने अपनी पत्नी आरती के साथ जो किया वह ठीक था या नहीं? आरती जैसी औरतों के साथ क्या होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching.